अस्सलामुअलैकुम वेलकम एवरीवन। आज हमारा कानून शहादत ऑर्डर 1984 का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 किस हवाले से है? प्रिलिमिनरी, यानी कि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर दो आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं, आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2। इससे पहले पिछले लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कानून शहादत ऑर्डर का। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। आज हम आर्टिकल 1 एंड 2 को डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 किस हवाले से है? आर्टिकल नंबर 1 के अंदर तीन बातें बताई हुई हैं। कौन सी तीन बातें हैं? इसके अंदर बताया हुआ है कि टाइटल क्या है, यानी कि इस लॉ का टाइटल क्या है। दूसरी क्या चीज़ बताई हुई है? एक्सटेंट, यानी कि ये लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। थर्ड चीज़ क्या बताई हुई है? कमेंसमेंट, यानी कि कब से ये लॉ इन्फोर्स्ड है। तो टाइटल क्या है इस लॉ का? जैसे कि आप जानते हैं टाइटल क्या है, नाम क्या है इस लॉ का? कानून शहादत ऑर्डर 1984। और इसकी एक्सटेंट क्या है, ये लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये लॉ एप्लीकेबल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये पाकिस्तान में कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है इस लॉ की? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के सामने कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी तो वहाँ पर ये लॉ ऑफ एविडेंस QSO कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। चाहे वो कोर्ट सिविल कोर्ट हो या फिर क्रिमिनल कोर्ट हो, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तमाम जब भी एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तमाम कोर्ट्स, तो वो QSO कानून शहादत ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इसके अलावा ये लोग कहाँ पर एप्लीकेबल है, इसको हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल किसे कहते हैं? ये मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं जो कि मिलिट्री पर्सनल्स को ट्राई करने के लिए होते हैं। अगर कोई मिलिट्री का पर्सन जो है वो किसी मिलिट्री लॉ की वायलेशन करता है तो उन्हें ऑर्डिनरी कोर्ट्स ट्राई नहीं करते बल्कि कोर्ट मार्शल्स ट्राई करते हैं। इसके अलावा कहाँ पर एप्लीकेबल है ये लॉ? ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होते हैं? स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं। पार्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो केसेस होते हैं ये उन्हें देखते हैं। तो ये भी जब कभी एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो ये QSO को फॉलो करेंगे। और इसके अलावा क्या है? अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स, कोई भी दूसरी अथॉरिटी, चाहे वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी है, एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स, जब वो अपनी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करती है। जुडिशियल तो आपको समझ में आ गया, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं उसको कहते हैं। क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब है? यानी कि कोर्ट लाइक। कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो कोर्ट तो, जो जुडिशियल तो नहीं है लेकिन वो कुछ मैटर्स में एज अ कोर्ट एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेवेन्यू बॉडीज़ हैं वो समटाइम एक्ट करते हैं एज अ रेवेन्यू कोर्ट्स। तो ये पावर्स किस किस्म की हैं? क्वासी जुडिशियल पावर्स। तो जब भी कोई भी अथॉरिटी चाहे वो जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करेगी या फिर क्वासी जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करेगी तो QSO को फॉलो करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि कानून शहादत ऑर्डर तमाम किस्म की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट के सामने होंगी तो वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल है। कोर्ट मार्शल्स पर भी एप्लीकेबल है। ट्राइब्यूनल या कोई भी अथॉरिटी जब वो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करेगी तो जब भी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे तो यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं कानून शहादत ऑर्डर किस किस्म के प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये दो जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होता। प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पर भी कानून शहादत ऑर्डर जो है एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, स्टार्ट, यानी कि ये लॉ कब से इन्फोर्स्ड है, कब से ये लॉ लागू है। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि ये फौरी तौर पर लागू होगा। इसका क्या मतलब होता है जब इस तरह की टर्म लिखी होती है? इसका मतलब ये है कि जब ये लॉ इनेक्ट हुआ है, जब ये लॉ पास हुआ है, फ्रॉम द सेम डेट, उसी दिन से ये लॉ जो है एप्लीकेबल है। तो ये लॉ कानून शहादत ऑर्डर कब इनेक्ट हुआ था? 28 अक्टूबर 1984। तो आर्टिकल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है? इट शिल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि ये 28 अक्टूबर 1984 से ही, सेम उसी डेट से ही इन्फोर्स्ड है, पाकिस्तान में लागू है। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 किस हवाले से है? एज यूजुअल जैसे ऑलमोस्ट हर लॉज के अंदर होता है, आर्टिकल नंबर 2 यहाँ पर भी किस लिहाज से? इंटरप्रिटेशंस, यानी कि डेफिनेशंस के हवाले से है। तो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट समथिंग मीन्स। इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है? यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। आर्टिकल 2 का जो सब आर्टिकल नंबर 1 है वो क्या कहता है? इन दिस ऑर्डर। ऑर्डर लफ्ज़ का मतलब क्या है? किसको रेफर कर रहा है? कानून शहादत ऑर्डर को। तो जहाँ पर भी कहीं पर भी आप इस लॉ के अंदर ऑर्डर कहीं पर लिखा देखोगे तो ऑर्डर जिसका O कैपिटल होगा तो इसका मतलब क्या है? ये कानून शहादत ऑर्डर को रेफर कर रहा है और कानून शहादत ऑर्डर को शॉर्ट करके लिखा हुआ है। जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की आप बुक पढ़ते हो तो हर जगह पर पूरा नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ जो है कोड लफ्ज़ लिखा होता है। ठीक है, कोड का C कैपिटल किया होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कानून शहादत ऑर्डर का जो नाम है वो आगे बार बार रिपीट नहीं किया हुआ, सिर्फ ऑर्डर लफ्ज़ इस्तेमाल किए विद कैपिटल O। तो सब आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद आगे डेफिनेशंस दी हुई हैं, टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है, कोर्ट को, डॉक्यूमेंट को, एविडेंस को, फैक्ट को।
तो इस लाइन का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस पूरे ऑर्डर के अंदर, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर जब भी ये वाले अल्फाज आएंगे तो इन्हें इसी सेंस में समझा जाएगा जैसे कि अभी आर्टिकल नंबर 2 इन्हें डिफाइन करेगा, सिवाय तब अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कि अगर कहीं पर आगे एक्सप्रेसली इनकी मीनिंग कुछ और लिखी है, एक्सप्रेसली इनके अंदर कुछ और चीज़ इंक्लूड की हुई है, तो वहाँ पर वो चीज़ फॉलो की जाएगी। अदरवाइज जो जिस तरह इस आर्टिकल नंबर 2 के अंदर इनको इंटरप्रेट किया है, जिस तरह इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर डिफाइन किया है, इनको आगे जब भी कहीं पर भी ये अल्फाज आएंगे तो इन्हें इसी तरह समझा जाएगा। ठीक है, डेफिनेशंस अभी हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम आर्टिकल नंबर 2 को पूरा डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 2 का जो सब आर्टिकल नंबर 2 है वो किस हवाले से, रेलिवेंट फैक्ट्स, फिर इसके बाद सब आर्टिकल 3 है फैक्ट इन इशू, फिर सब आर्टिकल 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो किस हवाले से हैं, फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड, फैक्ट नॉट प्रूव्ड, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट एज कंक्लूसिव प्रूफ। इन तमाम टर्म्स को आर्टिकल नंबर 2 के अंदर इंटरप्रेट किया हुआ है। अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जिस टर्म को एक्सप्लेन किया है वो क्या है हमारे पास, कोड। कोड किसे कहते हैं? अच्छा, आगे क्या लिखा है, कोड इंक्लूड्स। इसका मतलब है यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स जब आप लफ्ज़ देखो तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि जो जनरल मीनिंग है उस टर्म की वो अपनी जगह पर रहेगी, एंड इंक्लूड्स, और इसके अलावा ये चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं जो आगे दी हुई हैं। तो इंक्लूड्स तब होता है जब उस टर्म का स्कोप जो है वाइडर किया जा रहा हो। ठीक है, तो कानूनी शहादत ऑर्डर क्या कहता है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। कि कोर्ट कैसे कहते हैं, कोर्ट के अंदर क्या क्या शामिल हैं, तमाम जजेस, तमाम मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, और वो तमाम लोग जो कि लीगली ऑथोराइज हैं, कानूनी तौर पर ऑथोराइज हैं, एम्पावर्ड हैं कि वो एविडेंसेस ले सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जो रेवेन्यू पर्सनस हैं, जब वो किसी रेवेन्यू मैटर को सॉल्व करते हैं और उसके लिए वो एविडेंसेस लेते हैं तो दे एक्ट एज अ रेवेन्यू कोर्ट। तो वो तमाम पर्सनस भी कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। तमाम पर्सनस जो कि ऑथोराइज्ड हैं कि वो एविडेंसेस ले सकते हैं तो वो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब किसे कोर्ट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया हुआ है, एक्सेप्ट, सिवाय आर्बिट्रेटर्स के। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर भी आपने क्या पढ़ा कि कानूनी शहादत ऑर्डर जो है आर्बिट्रेटर्स की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पर अप्लाई नहीं होता। और आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो आर्बिट्रेटर है वो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर फॉल भी नहीं करता। ठीक है, तो कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आते। कानूनी शहादत ऑर्डर जो है वो आर्बिट्रेटर्स की प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई भी नहीं होता। ठीक है, तो कोर्ट सिंपली किसे कहते हैं, तमाम पर्सनस, चाहे वो जजेस हो, मजिस्ट्रेट्स हों, तमाम पर्सनस जो कि ऑथोराइज्ड हैं कि वो एविडेंसेस ले सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, कोर्ट। फिर इसके बाद जो दूसरी टर्म एक्सप्लेन की हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो किस हवाले से, डॉक्यूमेंट। अब यहाँ क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट मीन्स, यानी कि इसको यहाँ डिफाइन किया हुआ है। पहले हम जनरली देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, चाहे वो कोई पेपर हो, स्टोन हो, कोई भी चीज़ हो, जब उसके ऊपर किसी भी मैटर को लिख दिया जाता है, डिस्क्राइब कर दिया जाता है किस पर्पज़ के लिए, ताकि उस मैटर को रिकॉर्ड किया जा सके, तो वो चीज़, वो पेपर, वो स्टोन, वो कुछ भी जो सब्सटेंस है वो फिर क्या बन जाता है, डॉक्यूमेंट। तो किस तरह डिफाइन किया हुआ है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कोई भी मैटर जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस किया हो या फिर डिस्क्राइब किया हुआ हो, किस तरह, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, लेटर से, यानी कि इंग्लिश लेटर से, फॉर एग्जांपल ABC वर्ड्स से, चाहे वो इंग्लिश के वर्ड्स हों, उर्दू के वर्ड्स हों, किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स हों। फिगर्स, फिगर्स का क्या मतलब है, यानी कि अगर काउंटिंग वगैरह जैसे 1 2 3 वगैरह लिखा है, और मार्क्स या फिर किसी तरह के निशानात से, और बाय मोर देन वन मीन्स, या फिर एक से ज़्यादा तरीक़ों से, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड, किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ताकि उस मैटर को उस सब्सटेंस के ऊपर रिकॉर्ड किया जा सके। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। जब किसी पेपर के ऊपर कोई राइटिंग लिख दी जाती है, किसी वॉल के ऊपर कोई राइटिंग लिख दी जाती है, इस पर्पज़ के लिए ताकि उस मैटर को रिकॉर्ड किया जा सके, तो वो पेपर या वो वॉल क्या बन जाती है, डॉक्यूमेंट। इसी तरह अ मैप इज़ अ डॉक्यूमेंट। कोई अगर नक्शा है, जैसे पाकिस्तान का नक्शा या किसी भी कंट्री का नक्शा या पूरी दुनिया का नक्शा है, तो ये भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा वर्ड्स प्रिंटेड, कोई भी अल्फाज जो प्रिंटेड हों, चाहे वो किसी बुक की फॉर्म में है या फिर किसी सर्टिफिकेट वगैरह की फॉर्म में है। लिथोग्राफ्ट हों, लिथोग्राफ्ट किसे कहते हैं, ये एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग का प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी स्टोन के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर
क्या किया जाता है, प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, तो कोई भी अल्फाज या कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर लिथोग्राफ्ड हो या फिर फोटोग्राफ्ड हो यानी कि उसकी तस्वीर ली हुई हो, तो ये सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा क्या है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। किसी मेटल प्लेट के ऊपर यानी किसी भी मेटल के ऊपर या फिर किसी भी स्टोन के ऊपर यानी कि किसी पत्थर के ऊपर अगर कोई इंस्क्रिप्शन मौजूद है यानी कि उसको तराश के अगर उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, इनग्रेव करके कुछ लिखा गया है, तो वो चीज़ भी फिर वो चीज़ भी क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर किसे कहते हैं, जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, कार्टून्स वगैरह बनाए जाते हैं जो किस मकसद के लिए होते हैं, ताकि कोई मैसेज डिलीवर करना। तो जो कैरिकेचर्स होते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो आमतौर पे न्यूज़पेपर्स वगैरह पर होते हैं या फिर आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, ये सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जब आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, चाहे वो कोई स्टोन हो, चाहे वो कोई मेटल हो, चाहे वो कोई पेपर हो, जब उसके ऊपर आप कोई भी मैटर लिख देते हो ताकि किस पर्पज़ के लिए, ताकि उस मैटर को रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल एक पेपर है ब्लैंक, इसके ऊपर आपका किसी के साथ अगर एग्रीमेंट हुआ है, आप उस एग्रीमेंट को, उसकी तमाम शराइत को उस पेपर के ऊपर लिख देते हो, तो अब वो पेपर क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट। क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर पेपर क्या है, एक सब्सटेंस है, और जो आपने अपना एग्रीमेंट लिखा है वो क्या है, एक मैटर है, और आपने उसे पेपर के ऊपर क्यों लिखा, ताकि आप अपने जो एग्रीमेंट है उसे रिकॉर्ड कर सको। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोई मैटर लिख दिया जाता है, तो वो सब्सटेंस क्या बन जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है, चाहे वो सब्सटेंस कोई स्टोन था, कोई पेपर था, कोई भी चीज़ थी। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड डेफिनेशन क्या है, एविडेंसेस। अब यहाँ पर भी क्या है, एविडेंस इंक्लूड्स, यानी कि एविडेंस की जो जनरल मीनिंग है वो अपनी जगह, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कानूनी शाद ऑर्डर वो बताता है। यानी कि जो जनरल डेफिनेशन है एविडेंस की वो अपनी जगह है। एविडेंस को पहले हम जनरली डिस्कस करते हैं। एविडेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम वैसे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एनीथिंग प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग और डिसप्रूविंग एन इशू। कोई भी चीज़ जो कोर्ट में पेश की जाए किस पर्पज़ के लिए, ताकि किसी फैक्ट को, किसी इशू को, किसी डिस्प्यूट को प्रूव किया जा सके या डिसप्रूव किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, एविडेंस। एविडेंस के अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी, ओरल एविडेंस, और दूसरी क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दोनों का हम डिस्कस करते हैं। ओरल एविडेंस किसको कहते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस बिफोर कोर्ट आर ओरल एविडेंस। जब कोई गवाह कोर्ट में पेश होकर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बयान देता है, तो ये जो उसका बयान है ये क्या कहलाता है, ओरल एविडेंस कहलाता है। ठीक है, कानूनी शाद ऑर्डर में क्या लिखा है, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तमाम स्टेटमेंट्स जो कोर्ट अलाउ करता है कि उसके सामने दी जाएं, या फिर कोर्ट खुद ऑर्डर करता है कि विटनेस को बुलाया जाए ताकि वो उसके सामने जो है स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करवाए, तो तमाम स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस देता है किसी भी मैटर के हवाले से, तो वो तमाम स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं, ओरल एविडेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी का मैटर है जिसमें ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब इस केस के अंदर जेड अपीयर होता है एज अ विटनेस, और वो ये बयान देता है, जेड गिव्स स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट दैट ही सॉ ए शूटिंग बी, के उसने ए को देखा था कि जब वो बी को शूट कर रहा था। तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है, जो बयान है, ये क्या कहलाता है, ओरल एविडेंस। इसी तरह सिविल मैटर्स में देखें तो फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान एक मैटर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। अब इस मैटर के अंदर जेड अपीयर होता है एज अ विटनेस, और ये बयान देता है कि हाँ, अ कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, के ए और बी के दरमियान पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं विटनेसेस की, जो वो कोर्ट में अपीयर होकर जो बयान देते हैं किसी मैटर के हवाले से, वो क्या कहलाते हैं, ओरल एविडेंसेस। फिर इसके बाद है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसको कहते हैं, जनरली एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो एविडेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आर्टिकल 2 किस तरह डिफाइन करता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट के सामने पेश किए जाएं ताकि कोर्ट उनको इंस्पेक्ट कर सके, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कहलाते हैं। किसी भी केस के अंदर जितने भी एविडेंसेस दिए जाते हैं ताकि कोर्ट उनको कंसीडर करे, वो तमाम क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पर लफ्ज़ डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जो अभी आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी है डॉक्यूमेंट लफ्ज़ की, वो कोई भी स्टोन भी हो सकता है, कोई मेटल प्लेट भी हो सकती है, कोई प्रिंटेड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक, तो तमाम एविडेंसेस जो कोर्ट के सामने पेश किए जाएं ताकि कोर्ट उनको कंसीडर करे, वो क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, फैक्ट। अब यहाँ पर भी क्या है, फैक्ट इंक्लूड्स, यानी कि इसके स्कोप वाइडर किया हुआ है। जो जनरल डेफिनेशन वो अपनी जगह है। तो जनरली फैक्ट किसे कहते हैं,
समथिंग डेट एग्जिस्ट, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो मौजूद हो, वो क्या कहलाती है? फैक्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनी, या किसी पर्सन की कोई रेपुटेशन है, किसी पर्सन का जो नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? फैक्ट। तो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर दो चीज़ों को फैक्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, फिजिकल फैक्ट्स, दूसरे क्या हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स जिन्हें एक्सटर्नल फैक्ट्स भी कहते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिन्हें मेंटल फैक्ट्स भी कहते हैं, या फिर इंटरनल फैक्ट्स भी कहते हैं। दोनों को डिस्कस करते हैं। फिजिकल फैक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे फैक्ट्स जो किससे रिलेटेड हों? रिलेटेड टू बॉडी एज अपोज टू माइंड, जो कि बॉडी से रिलेटेड हों, कि कोई भी फैक्ट्स जो कि आप अपनी बॉडी से, अपने सेंसेस से महसूस कर सको, वो तमाम फैक्ट्स क्या हैं? फिजिकल फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई बात कही, आपने कोई बात सुनी, आपने कुछ देखा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जो बॉडी से रिलेटेड हैं, जो आप अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हो, ये तमाम क्या कहलाते हैं? फिजिकल फैक्ट्स। आर्टिकल नंबर 2 किस तरह डिफाइन करता है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ की हालत जिसको आप अपने सेंसेस से महसूस कर सको, वो तमाम क्या कहलाते हैं? फिजिकल फैक्ट्स। फिर इसके बाद है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिनको हम मेंटल फैक्ट्स भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ये उनके उलट हैं, यानी कि दीज आर रिलेटेड टू माइंड। इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें सेंसेस से महसूस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का जो नॉलेज है, आप उसे अपने सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह इंटेंशन, नीयत, गुड फेथ, अच्छी नीयत, बुरी नीयत, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? किसी भी पर्सन के माइंड के अंदर होती हैं, और इनको आप अपने सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तमाम क्या कहलाते हैं? इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो किस तरह डिफाइन किया हुआ है? एनी मेंटल कंडीशन, कोई भी जहनी हालत, ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, जिसके बारे में किसी पर्सन को, किसी भी शख्स को होश हो, यानी जिसके बारे में किसी भी पर्सन को अवेयरनेस हो सकती है। तो ऐसी मेंटल कंडीशन, ऐसे फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 के जो सब आर्टिकल नंबर 1 है, उसके जो क्लॉजेज ई और एफ हैं, उनके अंदर डेफिनेशंस नहीं दी हुई, वहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं, और ये बताया हुआ है कि इनकी डेफिनेशन उसी तरह समझी जाएगी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर इनको डिफाइन किया है। तो यहाँ पर किन किन अल्फाज का जिक्र है? ऑटोमेट, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिक्योरिटी प्रोसीजर shall bear the meanings given in the Electronic Transaction Ordinance 2002। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर ये तमाम अल्फाज जो हैं डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या कहा है? यहाँ पर इन सबको डिफ़ाइन नहीं किया, बल्कि कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर जो इनको मीनिंग दी हुई है, तो QSO के अंदर ये अल्फाज जब आगे कहीं पर भी आएंगे तो इन्हें उसी सेंस में समझा जाएगा जिस तरह इन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस में डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फिलहाल इन तमाम अल्फाज को डिस्कस नहीं करेंगे। जब ऐसे प्रोविजंस आएंगे, जब ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जिनके अंदर ये अल्फाज डिस्कस किए हुए होंगे, तब हम इंशाल्लाह वहाँ पर इन्हें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लॉज एफ में क्या है? द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर द कंटेंट्स और एडमिट्स इंक्लूड्स द मीनिंग गिवन टू इट इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002। सर्टिफिकेट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो डेफिनेशन भी इंक्लूडेड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर दी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या है? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार ये चीज़ें आप देखोगे। फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट। तो पहले हम फैक्ट इन इशू को डिस्कस करते हैं, रेलिवेंट फैक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फैक्ट इन इशू क्या मतलब है? फैक्ट इन इशू का क्या मतलब है? दोज फैक्ट्स विच आर एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर पार्टी। वो तमाम फैक्ट्स जो कि एक पार्टी एलिज करती है, यानी कि लगाती है, कहती है, और दूसरी पार्टी उनसे इनकार करती है, तो ऐसे तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? फैक्ट इन इशू। अगर दूसरी पार्टी उसको एडमिट करती है तो फिर वो फैक्ट इन इशू नहीं है। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में देखें तो वो तमाम चार्जेस जो कि प्रोसिक्यूटर लगाता है और एक्यूज्ड उनसे डिनाई करता है, तो इस तरह के चार्जेस क्या कहलाते हैं? वो तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? फैक्ट इन इशू। फॉर एग्जांपल, ए को ट्राई किया जा रहा है, ए के ऊपर एलिगेशंस है कि उसने जेड का मर्डर किया है। अब यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या क्या है कि क्या वाकई ए ने ही बी का मर्डर किया है, और क्या वाकई ए की इंटेंशन थी कि वो बी का मर्डर करे। तो ये सारे क्या हैं? फैक्ट इन इशूज़ हैं। अब QS उसको किस तरह डिफाइन करता है? ये थोड़ा सा टिपिकल है। किस तरह है? फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी और असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स नेसेसरी फॉलोज। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि खुद अकेले या फिर किसी और दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलकर किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी भी राइट के बारे में या फिर किसी लायबिलिटी के बारे में या फिर किसी डिसेबिलिटी के बारे में, इनके वजूद, इनकी मौजूदगी, इनकी एग्जिस्टेंस या फिर इनकी अदम मौजूदगी यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस, और नेचर का मतलब क्या है? यानी कि उसकी नोयत, और क्या है? एक्सटेंट यानी कि उसकी हद, उसकी लिमिट क्या किस तरह हो,
इन्हें किसी सूट या प्रोसीडिंग के दौरान क्या किया जाए, एजर्टेड और डिनाइड, यानी कि इसका दावा किया जाए या फिर इसको डिनाई किया जाए, तो ऐसे फैक्ट्स क्या कहलाते हैं, फैक्ट इन इशू। सिंप्लीफाई करके कहते हैं तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो आप किसी भी सूट या प्रोसीडिंग के दौरान एजर्ट करते हो, किस लिए, ताकि आप ये बताना चाहते हो कि आपका कोई राइट एग्जिस्ट करता है, तो ये फैक्ट क्या कहलाता है, फैक्ट इन इशू। इसी तरह कोई भी ऐसा फैक्ट जो आप किसी भी सूट या प्रोसीडिंग के दौरान डिनाई करते हो कि आपकी ये लाइबिलिटी नहीं है, तो ये तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं, फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो तमाम फैक्ट्स जो किसी राइट लाइबिलिटी को एजर्ट करते हैं या फिर डिनाई करते हैं, वो तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं, फैक्ट इन इशू। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट किसे कहते हैं, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड या फिर रिलेटेड। तो रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स होते हैं, विच आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू। वो तमाम फैक्ट्स जो कि किसी फैक्ट इन इशू के साथ रेलिवेंट हों, जुड़े हुए हों, वो तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं, रेलिवेंट फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पिछली एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हैं। ए के ऊपर एलिगेशन हैं कि उसने जेड का मर्डर किया है। ठीक है, अब वो फैक्ट इन इशू तो हैं जो अपनी जगह पर थे, क्या वाकई ए ने बी का मर्डर किया है, क्या ए की इंटेंशन थी कि वो बी को मर्डर करता है, वो सारी अपनी जगह है। लेकिन अगर ए ये कहता है कि जिस टाइम जेड का मर्डर हुआ है वो तो उस टाइम कनाडा में मौजूद था, तो ये क्या है, यहाँ पर इस केस के हवाले से एक रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, तो वो तमाम फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड और जुड़े हों, तो वो क्या कहलाते हैं, रेलिवेंट फैक्ट। तो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर तकरीबन सारी ही डिस्कशन इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है कि कब कौन सी चीज़ रेलिवेंट होगी और कब कौन सी चीज़ रेलिवेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेलिवेंट फैक्ट की बात हो रही है। तो आर्टिकल 2 किस तरह डिफाइन करता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर रिलेटेड टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर टॉपिक है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जिसमें आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 29 तक कवर होते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोई भी फैक्ट तब रेलिवेंट होगा तब वो किसी दूसरे फैक्ट से जुड़ा होगा कि जिस तरह कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर जो प्रोविजंस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के हवाले से दिए हुए हैं, अगर कोई फैक्ट उस तरह रिलेटेड होगा, अगर कोई फैक्ट उस तरह कनेक्टेड होगा, तो उससे रेलिवेंट फैक्ट समझा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट कब रेलिवेंट फैक्ट होगा कि जब वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 29 तक जितने वेज बताए हुए, जितनी कंडीशंस बताए हुए, अगर उस तरह का कोई फैक्ट है, उस तरह कोई फैक्ट रेलिवेंट है, तो सिर्फ तभी उस फैक्ट को रेलिवेंट समझा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास फैक्ट प्रूफ या फिर प्रूफ फैक्ट जिसे कहते हैं। फैक्ट प्रूफ कौन सा होता है, कौन सा फैक्ट को हम प्रूफ्ड फैक्ट कहते हैं। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। तो फैक्ट प्रूफ का क्या मतलब है, कौन से फैक्ट को प्रूफ फैक्ट कहते हैं कि जब कोर्ट के सामने किसी केस के हवाले से जितने मैटर्स हैं, जितने एविडेंसेस हैं, कोर्ट उनको कंसीडर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर कोर्ट को लगता है कि अगर उसकी जगह पर कोई और प्रूडेंट पर्सन होता तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे फैक्ट को क्या कहते हैं, प्रूफ्ड फैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने जेड का मर्डर किया है। अब जितने एविडेंसेस कोर्ट के सामने दिए गए हैं, जितने विटनेसेस के बयान दिए गए हैं और जितनी रिकवरीज हुई हैं, फॉर एग्जांपल उससे पिस्टल वगैरह रिकवर हुए, उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाकई ए ने ही जेड का मर्डर किया है। तो फैक्ट प्रूफ कौन सा होता है, ऐसा फैक्ट कि जब तमाम एविडेंसेस कंसिडर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है, देन दिस फैक्ट इज प्रूव्ड। फिर उसके बाद है हमारे पास फैक्ट डिसप्रूव्ड या डिसप्रूव फैक्ट्स, ये उसके उलट हैं। ये क्या होते हैं, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड, किसी फैक्ट को डिसप्रूव फैक्ट कब कहा जाता है, व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डजंट एग्जिस्ट और कंसीडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it doesn't exist। कि कोई भी फैक्ट डिसप्रूव फैक्ट कब होता है कि जब कोर्ट के सामने जितने मैटर्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद, तमाम एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर कोर्ट को लगता है कि अगर उसकी जगह पर कोई प्रूडेंट रीजनेबल पर्सन मौजूद होता और उसके सामने ये तमाम एविडेंसेस होते, उसके सामने यही सेम मैटर होता, तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो फैक्ट है एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल ए के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने जेड का मर्डर किया है, तो तमाम एविडेंसेस कंसिडर करने के बाद और ए को भी सुनने के बाद ए ने जितने एविडेंसेस दिए हैं अपने सपोर्ट में, यानी कि फॉर एग्जांपल उसने ये प्रूव किया है कि जिस टाइम मर्डर हुआ था वो कहीं और मौजूद था और उसके सपोर्ट में उसने एविडेंसेस दिए और कोर्ट उनसे सेटिस्फाई होता है, तो और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड, यानी कि ए ने जेड का मर्डर नहीं किया, तो यानी कि मर्डर क्या हो गया है, अब डिसप्रूव हो गया है।
ठीक है। तो डिसप्रूव फैक्ट्स कौन से होते हैं? वो तमाम फैक्ट्स जिसके बारे में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट कोई वजूद नहीं रखता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? डिसप्रूव फैक्ट्स। फिर इसके बाद है हमारे पास फैक्ट नॉट प्रूव्ड। अब ये क्या है? अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड। कोई भी फैक्ट जो कि ना तो प्रूव हुआ हो और ना ही डिसप्रूव हुआ हो, तो उस फैक्ट को हम क्या कहते हैं? फैक्ट नॉट प्रूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर एलिगेशन है कि उसने जेड का मर्डर किया है। अभी ए का ट्रायल चल रहा है। अभी ये भी प्रूव नहीं हुआ कि वाकई ए ने ही जेड का मर्डर किया है, और ये भी प्रूव नहीं हुआ कि जो ए है वो इनोसेंट है या वो गिल्टी नहीं है। तो मर्डर इज़ नॉट प्रूव। तो वो तमाम फैक्ट्स जो ना ही प्रूव हुए हों और ना ही डिसप्रूव हुए हों, यानी कि अंडर ट्रायल हों, जिन्हें प्रूव या डिसप्रूव होना हो, तो वो तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का जनरली मतलब क्या है? टू एज्यूम डेट अ फैक्ट एग्जिस्ट विदाउट नीड ऑफ प्रूफ। किसी भी फैक्ट के बारे में एज्यूम करना, फ़र्ज करना कि वो एग्जिस्ट करता है विदाउट नीड ऑफ प्रूफ, बगैर किसी एविडेंसेस के, बगैर किसी चीज़ के। ठीक है। तो प्रिजम्पशन या एजम्पशन का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को फ़र्ज करना। तो दो तरह की प्रिजम्पशंस के बारे में हमें आर्टिकल 2 बताता है। एक के हवाले से मे प्रिज्यूम यानी कि जो ऑप्शनल है, और एक के हवाले से शेल प्रिज्यूम के कोर्ट लाजमी ऐसे फैक्ट्स को जो है एज्यूम करेगा। दोनों को डिस्कस करते हैं। मे प्रिज्यूम के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? Whenever it is provided by this order that this court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। कि जब भी कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर कहीं पर मौजूद है कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है, मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है, तो कोर्ट को दो ऑप्शंस दिए हैं। इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ। कोर्ट ये समझेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। कब तक? अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव, कि जब तक उसके ऑपोजिट कोई एविडेंसेस नहीं दिए जाते उसको डिसप्रूव करने के लिए, तब तक कोर्ट यही समझेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। या फिर दूसरा अख्तियार क्या है? और में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, कोर्ट प्रूफ भी मांग सकता है, एविडेंसेस भी मांग सकता है उन फैक्ट्स के बारे में जिनको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 129 के हवाले से कोर्ट में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स, इसके अंदर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के पास कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि ये पर्सन क्या है? एक थेफ्ट है। ठीक है। तो जब भी किसी फैक्ट के बारे में ये अख्तियार दिया हुआ है कोर्ट को कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है, तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है कि कोर्ट ये समझेगा कि वो फैक्ट प्रूफ फैक्ट है तब तक जब तक उस फैक्ट को डिसप्रूव नहीं किया जाता, या फिर क्या है? कोर्ट उस फैक्ट के लिए प्रूफ भी मांग सकता है, यानी एविडेंसेस भी मांग सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास ऐसे फैक्ट्स जो कि कोर्ट लाजमी प्रिज्यूम करेगा। वो किस किस्म के हैं? वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर, जब भी कानूनी शहादत ऑर्डर में आगे कहीं पर कोर्ट को डायरेक्ट किया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है, डेट द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट, के कोर्ट किसी फैक्ट को फ़र्ज करेगा, लाजमी प्रिज्यूम करेगा, एज्यूम करेगा, देन इट शेल रिगार्ड सच फैक्ट्स एज प्रूफ, तो कोर्ट उन फैक्ट्स को एज अ प्रूव्ड फैक्ट समझेगा लाजमी, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव, उस वक्त तक जब तक के उनको डिसप्रूव करने के लिए उनके डिसप्रूव के सपोर्ट में कोई एविडेंसेस नहीं आते। ठीक है। तो कोर्ट जब किसी फैक्ट को मे प्रिज्यूम कर सकता है तो वहाँ पर कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोर्ट चाहे तो उसको एज अ प्रूफ फैक्ट समझ सकता है, या फिर चाहे तो उसके प्रूफ के लिए एविडेंसेस भी मांग सकता है। लेकिन अगर किसी फैक्ट के हवाले से कानूनी शहादत ऑर्डर में लिखा है कि कोर्ट उसको लाजमी प्रिज्यूम करेगा, तो कोर्ट उसे लाजमी प्रिज्यूम करेगा जब तक कि उसे डिसप्रूव ना किया जाए। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट। कब एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है? यानी कि जब एक फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया तो दूसरा फैक्ट अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, और दूसरे फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है इस हवाले से? व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कि जब किसी फैक्ट को कानूनी शहादत ऑर्डर ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, तो फिर क्या होगा? द कोर्ट शेल ऑन प्रूफ ऑफ डेट वन फैक्ट, कि कोर्ट के सामने जब उस एक फैक्ट को प्रूफ किया जाएगा, रिगार्ड द अदर एज प्रूफ, तो कोर्ट दूसरे फैक्ट को भी प्रूफ समझेगा, एंड शेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट, और कोर्ट अलाउ नहीं करेगा कि कोई एविडेंसेस दिए जाएं उसको डिसप्रूव करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 128 जो क्या कहता है? बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लिजिटिमेसी, कि अगर मैरिज प्रूफ हो जाता है तो किसी भी चाइल्ड की लिजिटिमेसी जो है वो भी प्रूव हो जाती है। फिर किसी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो लिजिटिमेसी को डिसप्रूव करने के लिए कोई एविडेंसेस दे। ठीक है। तो सिंपली क्या है कि जब किसी फैक्ट को कानूनी शहादत ऑर्डर ने किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर किया हुआ है, तो जब वो एक फैक्ट प्रूव हो जाएगा तो कोर्ट दूसरे फैक्ट को भी प्रूव्ड फैक्ट समझेगा, और उस फैक्ट को जो दूसरा फैक्ट है उसको डिसप्रूव करने के लिए कोर्ट एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।